विदेश मंत्री ईरान की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि बातचीत तो सफल हो जाती लेकिन एक फोन कॉल की वजह से विफल हो गई। मेरे ख्याल से बहुत कामयाब थी ये टॉक। ईरानी विदेश मंत्री तो मान रहे हैं, पहली बात तो ये कि फेल हो गई। आप मान नहीं रहे हैं कि फेल हो जो लोग कह रहे हैं कि ईरान जीत गया, ऐसा नहीं है। यानी कि अमेरिका की पावर जो है ना वो कोई कम नहीं हुई है। ईरान का इतना नुकसान कर दिया आपने, पर हाथ तो उसने भी आपके जड़ दिए, और सिर्फ आपके नहीं जड़े, इसराइल के भी जड़ दिए और पूरे जीसीसी के भी जड़ दिया है। 2-3 हाथ उसने हाथ खोले तो तीनों को लपेट में ले लिया। नेतन्याहू भी रोक नहीं सकते। अगर ट्रंप चाहे डील करना तो नेतन्याहू नहीं रोक सकते। अब ट्रंप पे क्या मजबूरियां मैं ये नहीं कह सकता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ट्रंप जो है वो अपने सारे इलेक्शन में यहूदियों से पैसा लेते हैं, तो मिड टर्म में नहीं लेंगे। जब पैसे का मामला आता है तो जिसे कहते हैं चिल्लड़ भी उठा लेते हैं वो मेज पे से। अब ईरान जब चाहे, अब उसे पता है कि कहाँ नब्ज दबानी है, अब वो उतना टाइम नहीं लगाएगा दोबारा ये सब करने। अब उसे पता है कि मैं मार भी सकता हूँ, मैं हॉर्मोन्स भी दबा सकता हूँ। तो बेसिकली ये आपने बहुत पते की बात कही है। ये आपने बहुत पते की बात कही। ईरान की मदद रशिया और चीन खुल के क्यों नहीं कर रहे? अमेरिका तो खुल के यूक्रेन की मदद कर रहा है। तो ये दिखाता है कि अमेरिका की वाकई में वर्चस्व है, ताकत है। वो घबराते हैं अमेरिका, खुल के उससे दुश्मनी लेना नहीं चाहता। हाँ, कोई खुल के नहीं लेना चाहता अमेरिका से। तो फर्स्ट लेग है ऐसा मान ले, दोबारा मतलब इस्लामाबाद में बैठेंगे। दिल्ली को पीस टॉक्स का हो सकता है ये फाइनल राउंड ही हो। अगर जियोपॉलिटिक्स कोई व्यक्ति होता तो उसे शायद विटामिन डी की सबसे ज्यादा जरूरत होती। डी फॉर डिप्लोमेसी, डी फॉर डील। पिछले पूरे हफ्ते लोगों की नजर रही इस्लामाबाद में। बहुत अजीब था जब पता चला कि ईरान में घट रही जंग का निष्कर्ष इस्लामाबाद में निकलने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये जो पीस टॉक्स होने जा रही हैं वो फेल होंगी, और जिन जिन को ऐसा लगता था वो सही निकले, फेल हो गई, बात नहीं बनी। अब बहुत सारी थियरीज आ रही हैं कि क्यों बात नहीं बनी, आखिर किसने बात बिगाड़ दी, कौन कौन सी ऐसी बातें थीं जिन पर दूसरा पक्ष राजी नहीं था। तो होने को तो बहुत कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल से ईरानियन ब्लॉकेड के बाहर अब अमेरिका ने भी ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। इससे एक नया खतरा पैदा हुआ है, खासकर एशिया के लिए, जहां से तमाम तरह की सप्लाईज आती थीं। तो जिस खतरे को हम लोग झेल रहे थे उस खतरे से ज़्यादा बड़ा खतरा है ये, क्योंकि पहले 2, 4, 5, 6 जहाज़ निकल पा रहे थे, अब वो भी नहीं निकलेंगे। अमेरिका उन्हें जब्त कर लेगा, ये बातें सामने आ रही हैं। तो बीते एक हफ्ते में बहुत सारे सवाल हमारे पास इकट्ठे हो गए। तो पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में हमने फिर से बुलाया है प्रोफेसर के को, मोहसिन रजा खान। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी बता दें दर्शकों को कि मेरा अपना भी एक चैनल है प्रॉफ के शो के नाम से। हाँ, सर का अपना एक यूट्यूब चैनल है प्रॉफ के नाम से। तो जो बातें यहाँ पर रह जाती हैं वो वहाँ पर वो पूरी करते हैं। तो पहले ये पॉडकास्ट देखना सुनना है, फिर इनके यूट्यूब चैनल पे जाना है। बेशक। कर दिया सर मैंने विज्ञापन। अब बताइए कैसे हैं आप? बहुत खूब। और लग ऐसा रहा है कि दुनिया जो है वो रोज़ कोई उथल पुथल हो रही है। तो ईरान पे और अमेरिका पे तो बात करेंगे ही, और ब्लॉकेड पे और नेगोशिएशन पे और पाकिस्तान इंडिया पे, पर साथ में एक बहुत बड़ा तहलका यूरोप के सेंटर में आया है। बीचों बीच एक आदमी जो 16 साल से वहाँ हुकूमत कर रहा था, उसकी सरकार, तख्त नशी था जिसे खुदा होने पे पूरा यकीन था, वो लट गया तख्त। पर पहले बताइए, बहुत सारे लोग ये जानने को उत्सुक होंगे कि आप क्या कहते हैं, क्यों ये डील नहीं हो पाई। इस्लामाबाद में दोनों लोग बैठे, बड़ी मुश्किल से बैठे, पहले तो आ ही नहीं रहे थे अमेरिका से, लेकिन आखिरकार बैठ ही गए, पर हुआ नहीं जो होना था। क्यों? मेरे ख्याल से बहुत कामयाब थी ये टॉक्स, क्योंकि जो 20-21 घंटे में बातचीत हुई, वो टॉपिक्स पिछले 15-20 साल से तो सॉल्व हो नहीं पाए थे, और एक साथ सब जमा कर लिए गए थे। अब तो और भी उसमें एक और बड़ा टॉपिक जोड़ दिया गया था, हॉर्मुज़ के बंद होने का। जो अलग जो टॉपिक्स थे, सैंक्शंस हैं और
क्या यूरेनियम है, यूरेनियम है, और अब प्रॉक्सीज हैं। प्रॉक्सीज हैं, और अब तो उसमें ये भी ऐड हो गया था रेपरेशंस का, यानी कि मुआवजे का जी। ईरान को। और फिर हॉर्मुज, तो इतनी चीज़ें एक दिन में हो जाए ये तो नामुमकिन था, पर इस पर बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है। वो इस तरह से पता चल रही है कि अब फिर से बात हो रही है मिलने की, दोनों साइडों की। और जितना बड़ा फासला लगता है वो उतना है नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ट्रम्प कह रहे हैं कि 20 साल के लिए आप बंद कीजिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान कह रहा है नहीं, हम 0 कर देंगे 5 साल के लिए। पहले तो कह रहा था कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और अमेरिका कह रहा था हम तो एक दिन भी नहीं अलाउ करेंगे। तो अब 5 साल और 20 साल के बीच में मुझे तो लग रहा है कि 10 साल सही बन रहा है। जैसे हमारे यहाँ तरकारी हमारी माँ बाप जाके खरीदते हैं बाजार से, उस तरह का तोलभाव हो रहा है कि तो मेरे ख्याल से एक ये मामला, और जब ये मामला संभल जाएगा तो फिर सैंक्शंस भी हट ही जाएंगे। नहीं तो फिर वो डील ही क्या हुई जिसमें फिर सैंक्शंस, ईरान को क्या मिला फिर उसमें से, यानी कि सैंक्शंस हटेंगे। और फिर कुछ हॉर्मूज पे भी कोई डील होगी जिसपे भी कोई ज़्यादा मुझे उनके बीच में इख्तिलाफ नहीं लगते, क्योंकि ट्रंप ने, आपको याद होगा पिछले मंडे एक हफ्ते पहले कहा था कि हमने प्लान कर रहे हैं कि हम दोनों मिलके वहाँ टोल लेंगे, अमेरिका भी वहाँ, दोनों मिलके नहीं कहा अमेरिका भी वहाँ से टोल लेगा, जिसका मतलब है दोनों मिलके ही लेंगे। उनके दिमाग में ये चल रहा है। तो मुझे लग रहा है उनकी एक मायूसी ये थी कि ईरान इस बात पे नहीं माना कि अमेरिका और ईरान मिलके वहाँ टोल लेंगे, क्योंकि जब पैसे का मामला आता है तो जिसे कहते हैं चिल्लड़ भी उठा लेते हैं वो मेज़ पे से ट्रम्प साहब। तो मुझे लग नहीं रहा कि इतने इख्तलाफात बचे हैं जितने हमें लगता है। हमें लगता है कि जैसे कि जंग चल रही है, बिल्कुल बातचीत नहीं होगी और सब तबाह हो जाएगा। हाँ, ईरान काफ़ी हद तक तबाह हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान का पूरा इंडस्ट्रियल बेस उड़ गया है। ईरान की पेट्रोकेमिकल प्लांट, स्टील फैक्ट्रीज, स्कूल, अस्पताल, वो तो सब गए, नेवी, आर्मी, वो तो सब गए। पर ऐसा नहीं है कि कुछ बचा नहीं ईरान में, क्योंकि ईरान का जो मेन एक्सपोर्ट था वो तेल था। उस तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक कायम है, कुछ डैमेज हुआ है पर वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। और खर्ग आइलैंड भी उन्हीं के पास है। ना कोई ग्राउंड ट्रूप्स, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कोई ग्राउंड ट्रूप्स नहीं आएंगे, वो भी नहीं आए ग्राउंड ट्रूप्स वहाँ। तो और अब फिर ऐसा लग रहा था कि ये फेल हो गई तो अब सब चीज़ें ख़राब हो गई। अब अंदर से जो बातें निकल के आ रही हैं कि नहीं, कुछ चीज़ों पे मूवमेंट हुआ है और फिर मिल रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे जब ब्लॉकेड अनाउंस हुआ कि भाई फिर तो मिलेंगे ही नहीं है कभी, अब तो बिल्कुल फुल एंड फाइनल ही हो जाएगा। पर अब बात चल रही है दूसरी बार मिलने की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बातचीत चलती रहती है, हमें और आपको नहीं पता चलती वो। नहीं, तो आप तो बहुत पॉजिटिव हैं इसे लेकर, पर जिस तरह से खबरें आई हैं, जिस तरह से मीडिया में बातें हुई हैं, उसमें तो यही लगा कि बात बनते बनते बिगड़ गई है। और अगर ऐसा ना होता तो कम से कम इस्लामाबाद से दोनों मेहमान जाते हुए ये तो कहते कि चलिए, जो एक सरकारी लाइन होती है, जो हुआ ठीक है, हम एक हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन अभी बात पूरी तरह नहीं बनी, हम फिर मिलेंगे। ऐसी कोई बात हुई नहीं, ऐसा कोई संकेत दिया नहीं किसी ने। आप सही कह रहे हैं कि इतना पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पर पॉजिटिव की तरफ मैं इसलिए हूँ क्योंकि ट्रंप ये भी इशारा दे रहे हैं कि अगर डील नहीं भी हुआ तो मैं हट जाऊंगा, मैं तो अपना झोला उठा के चल दूंगा। तो मतलब कहने का उनका ये है कि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है इस डील, हालांकि उनको ज़रूरत है, सच बोलूँ तो हॉर्मुज के लिए। पर वो कह रहे हैं कि एक तरह से, जिसे अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है, ही विल लेट इट पीटर आउट, यानी आग हल्के हल्के बुझ जाएगी। तो राख कुछ देर तक सुलगेगी और फिर बुझ जाएगी। तो ऐसा भी नहीं लगेगा कि ट्रंप की हार हुई और ट्रंप को माननी पड़ी कुछ बातें, क्योंकि डील कोई फॉर्मल साइन नहीं हुआ। तो वो भी एक मुमकिन है, एक चीज़, वो भी एक हालात हो सकते हैं। दूसरे ये हैं कि डील ही हो जाए, पर उसमें कुछ तो ट्रंप को भी नुकसान होगा, क्योंकि जब सैंक्शंस हटेंगे तो वो डील उससे बेहतर तो नहीं होगी कि जो लड़ाई से पहले ईरान डील ऑफर कर रहा था। बिल्कुल, मोर और लेस जो डील अब आ रही है वो वही डील है जो लड़ाई से पहले की डील थी। तो जिसे कहते हैं कि ही विल हैव टू ईट सम क्रो अंग्रेजी में, कि कुछ तो शर्मिंदगी होगी। नहीं तो फिर फायदे में कौन रहा? अब ईरान का भी नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है, और
ट्रंप का जो नुकसान हुआ है वो पॉलिटिकल नुकसान हुआ है। मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि ईरान जीत गया, ऐसा नहीं है। यानी कि अमेरिका की पावर जो है ना वो कोई कम नहीं हुई है मेरी राय में। कम नहीं हुई। हाँ, अमेरिका पे जो रुकाव पड़ा, जो ब्रेक पड़ा, वो अंदरूनी था, पॉलिटिकल। उसकी अपनी पब्लिक प्रेसिडेंट के नतीजों के खिलाफ जाने लगी, जैसे वियतनाम में हुआ था। ये नहीं है कि कोई और ताकत आई और उसने अमेरिका को रोका, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे जब इंग्लैंड हटा तो अमेरिका ने उसको साइड हटाया, और जर्मनी उससे पहले उसको कमज़ोर कर चुका था दूसरी जंग अजीम में। जब फ्रांस को धक्का लगा वियतनाम में, अल्जीरिया में, तो फ्रांस को धक्का लग के बाहर निकाला, फ्रांस को हराया गया। फ्रांस को, अमेरिका को हराया नहीं गया है। अमेरिका अंदर से ही हार रहा है, अपनी पब्लिक, अपना प्रेसिडेंट, अपने वोट, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है, तो सुनना पड़ता ही है इलेक्शन, वरना हार जाओगे अगला जो नवंबर में आने वाला है मिड टर्म इलेक्शन। तो दो चीजों ने ईरान का साथ दिया। एक ये हॉर्मुज को बंद करना, जिससे तेल की कीमत बढ़ी, और दूसरा अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन और वहां पे इलेक्शन। ये दोनों चीजें मिल गई, यानी अमेरिका के अंदरूनी पॉलिटिकल हालात और हॉर्मुज का बंद करना, ये ईरान के लिए अच्छा साबित हुआ। पर हाँ, दूसरी तरफ ये भी दाद देनी पड़ेगी कि दो सुपर पावर को झेल लिया ईरान ने। कई मुल्क ऐसे होते कि हाथ पहले ही खड़े कर देते, चीखें निकल जाती। ईरान ने ले लिया और बहुत बड़ा डैमेज लिया ईरान ने, यानी कि पूरी टॉप की लीडरशिप वाइप आउट हो गई। जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल बेस, फिर फौजें, ये वो। तो पर फिर भी खड़ा है मैदान में। क्या ऐसा लग रहा है कि अगर अब दोबारा बैठे तो कोई रास्ता निकल आएगा? तब जो आप पॉजिटिव हो रहे हैं, तब हो सकता है आपसे ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो रहे हो, क्योंकि तब शायद दोनों मेहमान बाहर निकल के कह रहे हों, कि ईरान भी और अमेरिका भी, कि भाई चलिए ये तो तय हो गया है, कम से कम बात बन गई, एक हद तक बात बन गई। क्या ऐसा संभव दिख रहा है आपको कि ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हुए थे कि दुनिया से व्यापार नहीं कर सकता, इस बार वो हल्के पड़ सकते हैं, या फिर वो जो फ्रीज हुए हैं सेट्स वो मिल सकते हैं? क्योंकि अगर दोनों तीनों चीज़ों में से कुछ एक भी हो गया तो फिर क्या ही रह गया इस युद्ध का मतलब? क्योंकि यूरेनियम वाली बात तो वो मान नहीं रहा है किसी भी तरह से। 5 साल वाली बात आप कह रहे हैं वो मान लेगा तो भी उसने बंद नहीं किया, इसका ये मतलब हुआ। और अमेरिका अगर 10-12 साल वाली बात कह रहा है वो भी मान ले तो उसका भी यही मतलब है कि पूरी तरह बंद नहीं हुआ, और इन्हें करना था पूरी तरह ख़त्म। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस तरह से, अगर ऐसे देखूँ अमेरिका की तरफ से कि वो जीता है, ट्रंप जीते हैं, मुझे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं दिख रहा है मैं कह सकूँ, या कोई एक्सपर्ट ये कह रहा हो तो मैं मान सकूँ कि अमेरिका तो जीता है, इस हद तक तो जीता है। किस हद में, कहाँ? ये वो है कि जैसे आपकी अपने पड़ोसी से लड़ाई हुई, मुठभेड़ हुई, और 2-2 हाथ भी हो गए। आपने जाके फिर उसका गैराज या उसका घर या उसका खेत जला दिया, ये वो बात है। हाँ, ईरान का इतना नुकसान कर दिया आपने, पर हाथ तो उसने भी आपके जड़ दिए, और सिर्फ आपके नहीं जड़े, इसराइल के भी जड़ दिए और पूरे जीसीसी के भी जड़ दिया है। 2-3 हाथ उसने हाथ खोले तो तीनों को लपेट में ले लिया। बड़ी बात है। तो आप सही कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसको अमेरिका की जीत मानी जाएगी, क्योंकि सही कह रहे हैं आप कि किसी भी बड़े मुद्दे पे जीत नहीं हुई। यानी कि अगर सैंक्शंस हटेंगे तो वो एक अमेरिका की हार होगी, बहुत शर्मिंदगी होगी कि आप तो कह रहे थे कि कुछ भी सैंक्शंस नहीं हटेंगे और हम उनके प्रोटेस्टर्स के साथ हैं। उन्होंने तो प्रोटेस्टर्स को भी मार दिया और फिर आपने सैंक्शंस भी हटा दिए उसके बाद भी। इसी तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर फ्यूल, ईरान ने कहा ये यहाँ से जाएगा नहीं, ये न्यूक्लियर फ्यूल। हालांकि ओबामा के साथ वो एग्री हो गए थे, वो रशिया भेज दिया था उन्होंने सारा न्यूक्लियर फ्यूल। उनका ये फ्यूल नहीं जाएगा, हम इतना कर सकते हैं कि इसको डाइल्यूट कर दें, ये 60% पे हम इसको वापस 2-3% पे ले आएंगे, या 4% पे जो भी है। तो वो भी जीत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फ्यूल वहां से गया नहीं कहीं, और वो फिर से रिफाइन कर सकते हैं उसको। और ना रिजीम चेंज हुआ, जिसका नारा शुरू से लग रहा था। ना रिजीम चेंज हुआ तो हुआ क्या? और अगर वो हटा दिया जो फ्रीज किए हुए एसेट्स थे, तो वो तो $6.5 बिलियन के हैं। ओबामा के टाइम पे तो सिर्फ $1.5 बिलियन के एसेट्स, और आपने ऐसा उसको बनाया हुआ कि प्लेनों में भर भर के नोट भेजे जा रहे हैं ईरान, ट्रंप ने कहा। तो अगर वो भी आपने डिफ्रीज कर दिए, तो जितने पुल उड़ाए थे, अस्पताल गिराए थे, स्कूल पर बम बरसाए थे, दोबारा बन जाएगा अब तो। एक तो ये, और अभी भी इस बात पे कोई तय नहीं है कि हॉर्मुज पे टोल नहीं लगेगा। अगर आपने ये सब किया और ऊपर से हॉर्मुज पे भी टोल लग गया, फिर तो आप पहले के मुकाबले बहुत और बुरी हालत में आ गए। और जो डर बाकी नेशंस को था, गल्फ कंट्रीज को, वो भी यकीन में बदल गया कि अब ईरान जब चाहे, अब उसे पता है
कि कहाँ नब्ज दबानी है। अब वो उतना टाइम नहीं लगाएगा दोबारा ये सब करने में, उसे बिल्कुल पता सही। है कि मैं मार भी सकता हूँ, मैं बिल्कुल सही। हॉर्मोन्स भी दबा सकता हूँ। तो बिल्कुल सही। बेसिकली ये आपने बहुत पते की बात कही है, ये आपने बहुत पते की बात की कि अब तक ईरान डरता था हॉर्मूज बंद करते हुए, पर जब बात आ गई भैया जान पे, तो मरता क्या ना करता, उसने कर दिया। अब उसको ये पता चल गया है कि अब ये तो नफ्स है, इसको जब दिल चाहे आगे दबा दो, ये खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी एक जीत है ईरान की एक तरह से। तो मुझे लग रहा है कि जब आप इतिहास में लिखेंगे तो यही लिखा जाएगा शायद कि ये ट्रंप का सबसे बड़ा ब्लंडर था, और ईरान जो काम शायद 10 20 30 साल बाद कर पाता या हिम्मत करता, वो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मतलब साल भर के अंदर हो गया, और ईरान और बड़ी ताकत बनकर उभरा, मिडल ईस्ट का एक बड़ा ताकतवर मुल्क बनकर उभरा, जिससे अब सऊदी अरब या कुवैत या यूएई सब घबराएंगे कि अमेरिका बचाने नहीं आ सकता। जब तब नहीं आया, जब सब कुछ दांव पे लगा था, तो अब आगे अगर वो एक दो मिसाइल मार के अपनी बात बनवाना चाहे तो प्रॉब्लम ही क्या है। तो आप कैसे, मतलब मुझे नहीं दिख रहा है बल्कि इसमें आपने एक और ये एक तरफ इशारा दिया जो लोग कह रहे हैं कि एक और बड़ी हार है कि अब तक तो ये था कि अमेरिका का एक दबदबा था, ये था कि अब तक बात मारपीट पे आई नहीं थी, तो आप वैसे ही सलाम ठोक देते थे डर के मारे। पर अब एक और प्रॉब्लम हो गई है कि अब पता चल गया कि अमेरिका बचा नहीं सकता इन जीसीसी कंट्रीज को, चाहे भी तो। पता नहीं, मेरे ख्याल से चाहता भी नहीं है शायद, क्योंकि पहले तो ये अपने फौज लेके वहां से भागे और अपने सिपाहियों को इन्होंने होटलों में ठहरवाया वहां पे, जो ये कहते थे कि गाजा में यहाँ पे वहाँ पे सिविलियन एरियाज में हम, ये तो खुद सिविलियन एरियाज में जाके इनकी फौज ठहरने लगी। तो आप सही कह रहे हैं कि जीसीसी और उनके बेसिस के ऊपर भी कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा, और उससे भी बड़ा एक बड़ा असर जो मुझे दिख रहा है कि अब दुनिया को दिख रहा है कि भाई खड़े हो सकते हैं ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। यानी ईरान ने एक मिसाल दी है, और आप देख रहे हैं कि अब यूरोप भी झुंझला गया है ट्रंप से। आप जिस तरह की बातें हो रही हैं ना, चाहे स्पेन तो खैर बहुत बड़ी बड़ी पहले से ही कर रहा था, पर अब फ्रांस, जर्मनी, यूके का प्राइम मिनिस्टर, अब सब में एक झुंझलाहट है ट्रंप के साथ, वो भी मानने को तैयार नहीं है, कोई मदद करने नहीं आ रहा। तो मुझे ये लग रहा है कि एक अमेरिका के दबदबे को भी एक थप्पड़ पड़ा है। और जो मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद जो आसपास के देशों में इस बात को लेकर घबराहट पैदा हुई कि ये एक शिया ताकत का उभार है, और जिसके बाद संबंध खराब हो गए। मतलब बाहर से तो कहते रहिए कि इस्लामिक रेवोल्यूशन है, इस्लामिक क्रांति है, लेकिन इसमें भी जितनी फाड़ हैं शिया में, सुन्नी में, वो भी बहुत साफ है। अब जब ईरान बड़ी ताकत बन के उभरेगा, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये जो आक्रामकता है ईरान की, जो मतलब मानते हैं सुन्नी मुल्क कि वो आक्रामक है, इसमें और बढ़ोतरी होगी? वो जो इस्लाम की धार की बात थी वो और ज़्यादा प्रखर होगी, और वो ये भी कह पाएंगे कि हमने तो इसके लिए शहादत भी दी और पश्चिम की एक ताकत को हराया भी। तो सुन्नी देशों का जो एक पोजीशनिंग थी वो भी कमज़ोर हो सकती। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो ये शिया सुन्नी सिर्फ ऊपर से दिख रहा था, ये असल में जियोपॉलिटिकल लड़ाई थी। यानी ईरान एक ताकतवर मुल्क है, सबसे ताकतवर मुल्क था मिडल ईस्ट का उस ज़माने में, क्योंकि उसकी आबादी 9 करोड़ क्या ऊपर थी ये वो, और ये बाकी मुल्क छोटे छोटे से हैं, कोई 1-2 करोड़ का, कोई 50 लाख का। तो बात ये थी कि वो उसकी ताकत से घबरा रहे थे। दूसरा, इनके कई मुल्कों में शिया पॉपुलेशन है, बहरीन में तो मेजॉरिटी है, और सऊदी अरब में भी जिस इलाके में तेल पाया जाता है उसमें शिया हैं, कोई 30% के करीब। तो इराक, सीरिया। तो बात शिया सुन्नी की इतनी नहीं थी जितनी उनको डर ये लगता था कि ईरान अब अगर अपनी रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करेगा। ईरान ये इसके खिलाफ भी था, बादशाहत के खिलाफ। वो कहता था इस्लाम में बादशाहत का कॉन्सेप्ट नहीं है, रॉयल्टी, मोनार्की का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये कैसे हैं, ये तो गैर इस्लामिक हैं। तो इससे ज़्यादा उनको डर लगता था, इससे नहीं कि सिर्फ शिया सुन्नी से। और एक्सपोर्ट करेगा अपनी रेवोल्यूशन, और फिर एक बड़ी ताकत है तो उसका काउंटर बैलेंस करना है। पर अब किस दिशा में जाएगी ये कहना मुश्किल है आगे बात, क्योंकि देखिए एक तरह से ईरान कमज़ोर भी हो गया, उसको अब बहुत वक्त लगेगा अपना रीडेवलपमेंट करने में, रिकंस्ट्रक्शन करने में, तो उसमें ताकत और पैसा लगेगा, तो बाहर के लिए कितना ही बचेगा। एक तो ये। दूसरी बात, पर दूसरी तरफ एक और बात भी है
कि पावर अब आईआरजीसी के हाथ में आ गई है। पहले जो थी सिविलियंस और मौलानाओं के हाथ में थी, वो इतने आक्रामक नहीं थे। और आईआरजीसी में एक और पावर शिफ्ट हो गया है कि यंगर जनरेशन के पास पावर आ गई। जो फील्ड कमांडर्स हैं, जो ऑन द ग्राउंड कमांडर है, वो ज्यादा आक्रामक हैं जो उन बुजुर्ग लोगों से। वो बुजुर्ग लोगों के पास कुछ खोने को था, उनके पास पोजीशन है, उनके पास घर है, बंगला है। ये जो यंगर है, इनके पास कुछ है नहीं, ये भूखे हैं और इनको गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि सफ़र इन्होंने किया है, मौतें इनकी हुई हैं, और उन्होंने देखा है कि सीरिया में क्या हुआ, और उन्होंने देखा कि जब ईरान डरता था और समझौता कर लेता था तब हारता था, तभी और मारते थे। ट्रंप और नेतन्याहू और चढ़ के मारते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब हम चढ़े, जब हम आक्रामक हुए तो ये पीछे हट गए, इन्होंने डील कर ली। हमने जब होर्मुज पकड़ा, हमने जब इन गल्फ कंट्रीज पे मिसाइलें मारी, और हमने जब इजराइल पे खुल्लम खुल्ला और अमेरिका के बेसिस पे मारी, तो क्या कर लिया इन्होंने? अब तो ये डील पे आ गए। तो अब आगे से वो ये कहेंगे कि भाई समझौता नहीं, जब ये आक्रमण करें तो हम आक्रमण करें। तो बल्कि लोग ये तो कह रहे हैं कि वो यंगर जनरेशन वाले कह रहे हैं कि ये जो अगर हॉर्मुज इन्होंने अगर वाकई में अभी तो लग नहीं रहा कि ब्लॉकेड हुआ है, क्योंकि 3 जहाज निकल चुके हैं कल रात से। जब से ब्लॉकेड शुरू हुआ 3 जहाज निकल चुके हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह का ब्लॉकेड, मुझे नहीं लग रहा है सही से ब्लॉकेड कर रहा है अमेरिका। पर उन्होंने कहा कि अगर ये करेगा ऐसा तो हम सारे जहाज उड़ा देंगे, जितने भी तेल के भंडार हैं और जहाज हैं गल्फ में, हम सब उड़ा देंगे। ये यंगर जनरेशन वाले कह रहे हैं आईआरजीसी में। तो आप सही कह रहे हैं कि किस तरह से निकलेगा अभी कह नहीं सकते, कि जो ईरान इसमें से निकलेगा वो ज़्यादा आक्रामक होगा, या क्योंकि इतना नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करने में मसरूफ़ हो जाएगा। ये कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या बिहेवियर होगा। पर एक बात तो है कि अब अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ, चाहे वो अमेरिका तो अब मुझे लगता है नहीं करेगा, बल्कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये डील की तरफ हम जा रहे हैं वो दिखा रहा है कि अमेरिका फिर से हमला करना नहीं चाहता, फिर से युद्ध नहीं चाहता, वो क्लोजर चाहता है। वो क्लोजर चाहता है। और ईरान को भी ये पता है, जो दूसरी टेबल की दूसरी तरफ बैठा है, उसको भी ये अंदाजा हो गया है कि ट्रंप अब फिर हमला नहीं करना चाहता। पर इजराइल का मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि इजराइल को अभी तक खुजली है और हो सकता है कि फिर हमला हो। पर इस बार अगर हमला हो तो ईरान वापस ही जो हमला करेगा इजराइल पे, वो बहुत बड़ा करेगा, क्योंकि फिर उसको गल्फ पे मिसाइल नहीं मारनी, अमेरिका पे मिसाइल नहीं मारनी, वो सारी मिसाइलें फिर जो भी 1000, 2000, 4000, 10,000 वो इजराइल, और इजराइल रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब दिख गया कि ये आयरन डोम और ये सब जो बातें होती थी, ये जो होती वो खोखली हैं। तो अगर आपकी बात मान लूं कि ये बाहर से भले कुछ भी दिखता हो, लेकिन एक पीस डील की तरफ एक कदम तो उठाई है, अगर ये मान लूं, तो क्या इजराइल की और नेतन्याहू की चिंताएं बढ़ रही हैं? वो नहीं चाहते बिल्कुल भी डील हो, या वो भी वाकई कोई एग्जिट, कोई क्लोजर चाहते हैं थोड़ा बहुत, कि अब हो गया हमारा भी? नेतन्याहू तो नहीं चाहते, क्योंकि इलेक्शन है इस साल नवंबर में, और पब्लिक वहाँ पे कह रही है कि हमें हासिल क्या हुआ, हम मुस्तकिल जंग लड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली जंग हो रही है, तो मिल क्या रहा है हमें? लोग छोड़ के इजराइल जा रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसेस छोड़ के चले गए, क्योंकि कब तक आप जंग के अंडर उस माहौल में रह सकते हैं? नहीं, लेकिन विजन तो यही है ना। अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस किसी के लिए है तो वो इजराइल के लिए है। अमेरिका में ये सवाल लाजमी हो सकता है, हमें मिला क्या? तेल नहीं मिला, रिजिम चेंज नहीं मिला, यूरेनियम वाला मामला है। लेकिन इजराइल के साथ तो आपने जो जनता को सहमत कराया इतने सालों में ये नैरेटिव के साथ, कि भाई हम चाहे नुकसान झेलें लेकिन हमें तो लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये हमें खत्म कर देंगे, तो पब्लिक, हम तो वो क्यों नाराज होंगे? तो पब्लिक तैयार है, पब्लिक तो जंग के लिए तैयार है। पर जो मेजोरिटी होती थी ना 90% के करीब, वो अब गिर के 60-65 पे आ गई है, तो कुछ तो वो भी हिली है। दूसरी बात ये कि ऑपोजिशन पार्टीज बार बार कह रही हैं, क्योंकि उनको भी पता है इलेक्शन आ रहा है, तो वो भी खुल के बोल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जंग गलत आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जंग करिए, ढंग से लड़ो। पर वो कह रहे नहीं, आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं किए। आपने कहा था कि ईरान खत्म हो जाएगा, आपने कहा था कि रिजीम चेंज हो जाएगा, आपने कहा था मिसाइल और न्यूक्लियर खत्म कर देंगे, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने कहा था हिजबुल्ला खत्म हो गया 2 साल पहले, पर हिजबुल्ला चाहे कमजोर हो गया हो, पर फिर भी फायर तो कर रहा है मिसाइल। तो आपकी तो नेतन्याहू इस प्रेशर में भी हैं, और दूसरा उनकी जिंदगी भर का मकसद रहा है ईरान को खत्म करना, तो वो भी है। तो वो चाहते थे कि, हालांकि उनके भी सुनने में आया कि इंटरसेप्टर्स कम हो गए, तो आप समझें कि वो हो सकता है कि कुछ हद तक चाहते हो कि युद्ध विराम हो, ताकि वो अपने इंटरसेप्टर्स कहीं से पूरे कर सकें मिसाइलों के लिए। पर ये कि जंग बंद हो जाए, वो तो चाहते हैं कि ईरान का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और पावर, उसको भी उड़ा दिया जाए, जो ट्रंप नहीं चाहते थे। उनको तेल की कीमत से मतलब नहीं, उनको ईरान के लोगों की तकलीफ़ों से मतलब नहीं। वो तो कह रहे हैं कि अगर रजीम चेंज हो
नहीं हो तो ईरान अंदर इम्प्लोड हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े उड़ जाए। तो वो तो है ही। पर अब बिना अमेरिका के वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बगैर वो आक्रमण कर नहीं सकते सस्टेन्ड। तो अब वो यही करते रहेंगे कि यहाँ एक खुफिया मुसाद का एजेंट भेजा, वहाँ कुछ उड़ा दिया, एक्सप्लोजन कर दिया, यहाँ किसी को असैसिनेट करवा दिया, ये वो यही कर सकते हैं। पर जो प्रॉपर बॉम्बिंग होती है उसके लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स चाहिए, KC-130, वो सिर्फ अमेरिका के पास हैं उस तादाद में। मतलब इस वक्त 100 के ऊपर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स अमेरिका के मिडिल ईस्ट में घूम रहे हैं। मजाक है, मुश्किल से कंट्रीज के पास 2-4 होते हैं, 100 घूम रहे हैं वहाँ पे सिर्फ मिडिल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका के। फिर एवैक्स जो हैं, यानी कि एयरबोर्न कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फिर सैटेलाइट इमेजिंग, फिर वो पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जैमर्स जो होते हैं, वो सारा अमेरिका के पास ही है माल। यूरोप भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो कर नहीं सकते अकेले ज़्यादा लंबा। एक रेड कर देंगे, यानी एक अटैक, बट एक सस्टेन्ड अटैक कई दिनों तक, हफ्तों तक इम्पॉसिबल। तो कुल मिलाकर नेतन्याहू ने जो कहा था कि ये इंतज़ार तो हमें 70 साल से 100 साल से था, जो अब हो रहा है, तो वो इंतज़ार और लंबा खींचेगा। ये जंग आखिर इजराइल ने नहीं जीती। मुझे तो लग रहा है कि जिस तरह से इजराइल की आर्मी भी लगातार लड़ रही है 28 साल से, आप समझिए 2023 से बल्कि 3 साल हो जाएंगे इस साल, तो 2.5 साल तो हो चुके, तो वो बहुत बड़ी बात है किसी भी आर्मी के लिए। आर्मी जब जंग लड़ती है ना, तो एक वेयर एंड टेयर होता है। एक आदमी नॉर्मली 8 घंटे ड्यूटी करता है, पर जंग में 16 घंटे करनी पड़ती है ड्यूटी। इसी तरह से मशीनों को भी ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनका वेयर एंड टेयर होता है। तो जो उनके, और फिर एक मानसिक तौर पे जो सिपाही के दिमाग पे असर होता है, तो कैसे लड़ रही है। इसीलिए वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने कहा, आपने देखा होगा अखबारों में, नेतन्याहू से और कैबिनेट से कहा, फिर ऑपोजिशन से भी कहा उन्होंने कि आर्मी टूट रही है, या तो आप और नए सिपाही रिक्रूट कीजिए, यानी कि वहाँ पे जो मजहबी यहूदी हैं उनको लीजिए, उनको माफ़ी थी आर्मी से सर्विस की, या बंद कीजिए जंग। ये आर्मी ये स्ट्रेस नहीं ले सकती, कोई भी आर्मी दुनिया की इस तरह से 2.5 साल तक लगातार लड़ रही है। और छोटी सी आर्मी है, छोटा सा मुल्क है, 6 मिलियन का मुल्क है, पर एम्बिशन इतना बड़ा है कि 400 मिलियन के लोगों पे हुकूमत करना चाहता है। आसपास 400 मिलियन लोग हैं, तो 6-7 मिलियन लोग कहाँ तक करेंगे। चाहे अमेरिका का भी साथ है, चाहे टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, मुश्किल है। अभी जब मैं आपसे बात करने वाला था, उसके पहले कुछ रिसर्च कर रहा था, तो विदेश मंत्री ईरान की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि बातचीत तो सफल हो जाती, लेकिन एक फ़ोन कॉल की वजह से विफल हो गई। और ये कॉल दरअसल जेडी वांस को आया, और ये आया इजराइल से, नेतन्याहू की तरफ से। तो ईरानी विदेश मंत्री तो मान रहे हैं, पहली बात तो ये कि फ़ेल हो गई। आप मान नहीं रहे हैं कि फ़ेल हुई हैं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से अमेरिका तैयार था, इजराइल की वजह से बातचीत खराब हो रही है। ये बातें कहने की, देखिए पहले ये बात हुई कि भाई वो विटकॉफ और वो जो हैं कुशनर, वो ज़ायनिस्ट हैं और यहूदियों का साथ। लोग तो ये भी कह रहे हैं, ऐसे बीच में टोक के बोल रहा हूँ, कि विटकॉफ हूँ या कोई भी, ये सब लोग मुद्दे नहीं समझते, जटिलताएं नहीं समझते, बस ये चले गए हैं और इस वजह से बात बनाने की बजाय बिगाड़ेंगे। जटिलताएं नहीं समझते। अब देखिए, अब जेडी वैंस आए तो भी डील तो नहीं हो पाई, हालांकि जेडी वैंस इस जंग के खिलाफ थे। तो असल में प्रॉब्लम तो वाइट हाउस में ही है ना, बॉस में ही प्रॉब्लम है। बॉस ने जो चीज़ें कही हैं करने को, यानी कि ज़ीरो एनरिचमेंट, सारा न्यूक्लियर मटेरियल का वहाँ से हटना, ये सब इजराइल की पोजीशंस हैं, ये कभी अमेरिका की थी नहीं। आप देखें ना, बुश के अंडर या बाइडेन के अंदर या ओबामा के अंदर कभी अमेरिका ने ये पोजीशंस ली नहीं, ज़ीरो एनरिचमेंट एंड नो यूरेनियम, कभी ये पोजीशन, क्योंकि एनपीटी में अलाउड है 2.5-3%, 4% तक आप अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट चला सकते हैं, आप अपने जो कैंसर के लिए चाहिए होता है रेडिएशन, वो उतना कर सकते हैं। तो ट्रंप ने जब सारी इजराइल की ही पोजीशंस अडॉप्ट कर ली हैं, तो उन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल है ना। पिछले प्रेसिडेंट्स ने क्यों नहीं वो अडॉप्ट की पोजीशंस? क्योंकि वो मुश्किल थी उन पे डील करना, उन पोजीशंस पे डील करना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आरागची कुछ भी कहते रहें और लोग कुछ भी कहें कि हाँ इनकी समझ में नहीं आता था विटकॉफ और
उसकी कुशनर की, और कुशनर जो है वो ख़ास है नेतन्याहू का, वो भी यहूदी है, उनके घर में आकर वो रहते थे न्यूयॉर्क में हर बार। नेतन्याहू, उनके फादर और उनकी दोस्ती थी बहुत, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जो टॉप आदमी है वो क्या कह रहा है, वाइट हाउस में जो आदमी है वो क्या कह रहा है। और नेतन्याहू भी रोक नहीं सकते। अगर ट्रंप चाहे डील करना तो नेतन्याहू नहीं रोक सकते। अब ट्रंप पे क्या मजबूरियां मैं ये नहीं कह सकता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ट्रंप जो है वो अपने सारे इलेक्शन में यहूदियों से पैसा लेते हैं, तो मिड टर्म में नहीं लेंगे? और मिड टर्म में भी जरूरत होगी। अगर वो हट गए, अब वो पीस डील कर लेंगे, और कोशिश तो यही हो रही है। भैया अभी क्या है, अभी तो अप्रैल चल रहा है, तो मे भी कोई डील हो जाए मई तक, जून तक आते आते, और नवंबर तक उतना टाइम होगा कि डैमेज कंट्रोल कर लें, नैरेटिव कंट्रोल कर लें। लेकिन नवंबर में फिर पैसा किससे लेने जाएंगे चुनाव लड़ने? एक तो और वो है, कल तो मैं समीकरण भी देख रहा था, ज्यादा सीट्स तो इन्हीं भाई साहब को बचानी है, रिपब्लिकन्स को ही बचानी है। डेमोक्रेट्स तो 3-4 सीट में खेल करेंगे अगर, तो फिर वैसी स्थिति में आ सकते हैं कि फिर वो मुश्किल करेंगे इनके लिए। पर मेरा कहना ये है कि जो यहूदी लॉबी है, जूइश लॉबी है, ज़ायनिस्ट लॉबी है अमेरिका में, उसके पास भी ऑप्शन नहीं है, उसको पैसा ट्रंप को ही देना है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेट्स अब इतने खिलाफ हो चुके हैं इसराइल के कि इसराइल उनको ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता। पैसा देना है तो रिपब्लिक, तो ट्रंप भी एक अच्छी पोजीशन में है। अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप ने ना, मैं नहीं तो कौन हुए, मैं ही अब हूँ। प्रॉब्लम पर एक और है कि ट्रंप ने ना पब्लिकली इतना बोल दिया है कि मैं ये करवाऊंगा और मैं यूं नहीं होने दूंगा, और मैं, कि अब वो जब डील करेंगे तो वो एक कॉम्प्रोमाइज लगेगा। आपकी साख घटेगी, आपका इकबाल, आपकी इज्जत व इकबाल घटेगी। वो भी एक प्रॉब्लम है ना, तो वो देखना है कि वो कैसे हैंडल करते हैं। तो मामला पेचीदा है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरागची चाहे ये बोलें कि फला फला की वजह से नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं है। और नेतन्याहू, मैं नहीं मानता कि नेतन्याहू जो है वो, अगर ट्रंप चाहें और बोलें कि अभी बंद कर 5 मिनट के अंदर, लेबनान में 5 मिनट के अंदर बंद करना पड़ेगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है। रोनाल्ड रीगन ने फ़ोन उठाया था, लेबनान की बॉम्बिंग हो रही थी, 1982 की बात है, तब भी इसराइल घुस गया था। और उस वक़्त तो ऐसा घुसा था कि फ़ौज, हज़ारों फ़ौजी और हज़ारों हावित्ज़र्स, यानी जो बड़ी तोपें होती हैं, उनके साथ बेरूत को बिल्कुल खंडर बना दिया था फायर कर करके। तो जब खबर आई रीगन के पास कि इतने लोग एक दिन में मर गए, कोई मैं भूल गया कितने, 300-500 लोग, तो रीगन ने फ़ोन उठाया और कहा कि अभी बंद करो, अभी 1 मिनट भी नहीं, अभी बंद करो, अभी। फ़ौरन बंद हुई फायरिंग और फ़ौरन फ़ौज हटाई गई। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकत तो है अमेरिका के प्रेसिडेंट में, क्योंकि आखिर सारा हथियार, सारा असला सब वहीं से जाता है। तो अभी जो ये बातें आ रही है निकल कर कि भाई ईरान ने भी कहा कि ये तो कुछ अजीब से बिहेवियर में थे, पता नहीं, शुरू में तो ठीक था, बाद में कुछ ऐसे बिहेव करने लगे जैसे हमें डिक्टेट कर रहे हैं, कोई ऐसा तो लगा नहीं कि समझौते की बॉडी लैंग्वेज है। तो क्या इसे ऐसे मान सकते हैं फिर, मैं आप ही की तरह अगर पॉजिटिव हो जाऊं, कि ये स्टाइल है नेगोशिएशन का कि आप थोड़ा हार्ड लाइन लेंगे शुरू में, फिर तभी तो धीरे धीरे फिर नीचे आएंगे? और तो फर्स्ट लेग है ऐसा मान ले, दोबारा मतलब इस्लामाबाद में बैठेंगे? अब ये मैं नहीं कह सकता कि बैठेंगे इस्लामाबाद में या कहीं और, पर दूसरा लेग होगा। अच्छा, दूसरा तो होगा। ऐसा मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसी रिपोर्ट कर रहा है कि दूसरे लेग के वो हैं, इम्कान है। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि 5 साल के लिए बंद और एक तरफ कह रहे हैं 20 साल के लिए बंद, तो इसको जो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं लग रहा कि अनब्रिजेबल है, कि इसके ऊपर पुल नहीं बन सकता, दोनों तरफ के बीच में बन पुल सकता है। बन सकता है। ठीक है। एक सवाल जिसे भारत के लोगों ने बड़ा परेशान किया, और फिर जब बात विदेश मंत्री तक पहुंची तो उन्होंने बयान भी दिया, तो ये पाकिस्तान नेगोशिएशन कैसे करा सकता है, उसकी क्या योग्यता है, क्या उसका कोई पुराना एक्सपीरियंस भी था, और आखिर दोनों देश जो पाकिस्तान को इतनी तवज्जो भी नहीं देते, क्यों मान गए कि वो कहीं और ना बैठकर, जहां अक्सर डील्स हो जाती हैं, वो इस्लामाबाद जैसी जगह उन्होंने चुनी, जहां सुनने में ही अजीब लगा कि दो देश जाकर बात कर रहे हैं इतने बड़े। सी 2 चीज़ें हो गई। एक तो ओमान से खफा हो गए ट्रंप। जब ओमान का जो फॉरेन मिनिस्टर था उसने अमेरिकन टीवी पे जाके कहा कि बहुत बढ़िया डील दे रहे थे, ओबामा से भी अच्छी डील दे रहे थे अरागची, ईरान, और ये विटकॉफ और ये इन्होंने माना नहीं। आपको याद है वो टीवी तक पे आए एक दिन पहले, क्योंकि उनको दिख रहा था कि आक्रमण, मुझे खूब चला है वो। यलगार होने वाली है, उनको दिख रहा था आक्रमण होने वाला है, तो उन्होंने कहा जाके टीवी पे। मुझे लगता है कि ट्रंप की हट गई उनसे। और
कतर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर हमला हो रहा है इस वक्त, तो ट्रम्प इसलिए एक वो ईरान को भी लग रहा होगा कि अब ये तो इंटरेस्टेड पार्टी है, मतलब उसका भी कुछ इंटरेस्ट है, तो न्यूट्रल पार्टी नहीं है। तो इसी तरह से ओमान का भी कुछ हद तक वो भी है क्योंकि उसके ऊपर भी हमला हुआ। तो वो दोनों तो वैसे ही हट गए मिडल ईस्ट वाले। अब बचा 3-4 मुल्क बचे। एक तो टर्की बचा, पर वो नेटो का मेंबर है। दूसरा सऊदी अरब, पर अगेन वो भी युद्ध में इन्वॉल्व है। इजिप्ट को वो ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है, मुझे लगता है ऐसा कि ईरानियों को लगता है कि ये तो इन्होंने अपने आप को बेच दिया अमेरिका और इसराइल के हाथ। वो जो $3.5 बिलियन उनको मिलता है एड, ये और पीस डील जो कर लिया उन्होंने इसराइल। तो बचा सिर्फ या तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान या ऐसा। हिंदुस्तान इंटरेस्टेड नहीं है, हिंदुस्तान कभी भी मीडिएशन में इंटरेस्टेड होता नहीं है। सिर्फ ये सरकार नहीं, पहले की भी सरकार है। मुझे लगता है उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो हमारी यहाँ ना मीडिएशन को बहुत बुरा माना जाता है क्योंकि दिमाग में पहली चीज़ आती है कश्मीर लोगों की, कि भाई कश्मीर में मीडिएशन हो गया था और नहीं होना चाहिए, और कुछ तो मीडिएशन से एक मेंटल ब्लॉक भी है। दूसरा, कोई नया शब्द खोज लो क्या। हाँ, कोई नया शब्द खोल लो, बिल्कुल। दूसरी बात ये, बड़ी पावर बनने के लिए मीडिएशन कराना ज़रूरी है। आप देखिए कतर की कैसे पोजीशन इंक्रीज हुई। कतर कुछ भी नहीं था। हाँ। बल्कि आपको याद होगा, हम जब बच्चे थे तो हमें तो नाम ही नहीं पता था इस मुल्क का क्या है, भी है कि कोई मुल्क भी है ऐसा। तो ऐसी तो आप देखें कि मीडिएशन करना ज़रूरी होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। एक चीज़, पाकिस्तान को एक चीज़ का एडवांटेज था कि ट्रंप को लगता है कि मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब ये मेरे कहने में आएंगे, मतलब। और दूसरी तरफ ईरान को भी उन पे भरोसा है कुछ हद तक। ये भी एक अजीब बात है कि ईरान को भी उन पे भरोसा है, और तो दोनों साइडों को कुछ हद तक भरोसा था। पर जो तीसरी है साइड इसमें, इसराइल, वो तो खैर उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि अमेरिका ही इसराइल को रिप्रेजेंट कर रहा है इन नेगोशिएशंस में। एक तरह से हिंदुस्तान कर सकता था, और हिंदुस्तान के लिए, और पाकिस्तान ने क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इस जंग में। पाकिस्तान की हालत हमसे बहुत ज़्यादा पतली है। उनके पास तेल की हमसे बहुत ज़्यादा किल्लत है। तेल की कीमत वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उनकी इकॉनमी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है डिफ़ॉल्ट के। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि पाकिस्तान के लाखों लोग गल्फ़ में काम करते हैं और उनका रेमिटेंस बहुत ज़रूरी है। वो जो पैसा वापस भेजते हैं उसी से उनकी करेंसी सर्वाइव कर पा रही है। तो दोनों वजहों से, तेल की वजह से भी और रेमिटेंस की वजह से, उनके लिए बहुत ज़रूरी था। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो। अगर ये नहीं ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में जा सकता है। जो हाहाकार होगी पब्लिक में वो तो अलग ही है। तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में था कि जल्दी से जल्दी। और वो पोजीशनिंग जो चाहते हैं प्रधानमंत्री शरीफ कि भाई नवाज शरीफ ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन शहबाज शरीफ के हिस्से में बहुत कुछ है नहीं, तो वो अपनी लेगेसी भी तो बनानी है। हाँ, शहबाज शरीफ को अपनी लेगेसी बनानी, पर अब पता नहीं इसमें इनिशिएटिव किसका ज़्यादा था, आसिम मुनीर का या शहबाज शरीफ का ज़्यादा इनिशिएटिव था, ये क्लियर नहीं है मुझे। दोनों के लिए ये ज़रूरी है। आर्मी के लिए भी ये ज़रूरी है कि डील हो, क्योंकि नहीं तो फिर आर्मी पे थू होगी। क्योंकि जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसको तो आपने जेल में बंद कर रखा है, और आप इतने नाकारा हैं कि कुछ चला नहीं पा रहे। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत था ये मीडिएशन करें। पर एक तरह से देखा जाए तो हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर है। हमारे 90 लाख हिंदुस्तानी वहाँ पे कमाते हैं, पैसा भेजते, वो रेमिटेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंडियन रुपी के लिए। और हमारे लिए भी वो जो तेल है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा तकरीबन आधा तेल वहाँ से आता है, और एलपीजी वो तो मेजॉरिटी हमारी वहाँ से हम बातचीत में हैं। और दूसरा, अभी ईरान के विदेश मंत्री ने खुद भी कहा, जब ये वाली बात आई कि भाई टोल वसूल रहा है ईरान, तो उन्होंने कहा कि ये सब अफवाह हैं, हमने कभी टोल नहीं वसूला, भारत से पूछ लो। तो उन्होंने हमारा नाम लिया है। तो इस गेम में ईरान हमें खींचना भी चाहता हूँ मैं भी, और या फिर अगर इजराइल कभी बातचीत की टेबल पर बैठने को मजबूर हो भी जाए तो हो सकता है अगर वो दिल्ली को ऑप्शन मान ले तो फिर क्या भारत को कोई फैसला लेना पड़ेगा? इंडिया को डेफिनेटली, आपकी बहुत गज़ब की बात है कि दिल्ली को होना चाहिए। मेरी राय में दिल्ली को पीस टॉक्स का हो सकता है ये फाइनल राउंड ही हो, ये भी मुमकिन है। सेकंड राउंड के बाद कोई थर्ड राउंड ना हो सकता है। तो इंडिया को ऑफ़र करना चाहिए, और सेकंड राउंड या फाइनल राउंड जो भी है वो दिल्ली में होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप देखिए ना, ये जो कल गड़बड़ हुई है नोएडा में, और उससे पहले पिछले हफ्ते गुड़गांव में हुई थी लेबर की, ये वाजिब है, ये सही है कि लेबर को, आपकी 20,000 रुपये नौकरी, आप 5,000 का कहाँ से लोगे यार सिलेंडर? मुझे बताओ, आप खाओगे क्या, पियोगे क्या? एक प्रेशर है। तो 4-5 हज़ार का सिलेंडर है इस वक्त ब्लैक में मिल रहा है,
और आपके लिए आपका ज़्यादातर वहाँ से आता, तो मतलब कई तरह से आपकी महंगाई बढ़ने वाली है। मैं एक बढ़ई से बात कर रहा था, उसने कहा मेरी भी कीमतें बढ़ गई। मैंने कहा भाई तुम्हारा तो कोई सिलेंडर का काम नहीं है। बोला देखिए हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, लकड़ी की कीमत 20% बढ़ गई है, हमारे जो औजार होते थे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ उसी कीमत में काम। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और एक मौका भी है, क्योंकि कुछ अनबन हुई है हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, पर ऐसी कोई नहीं है कि जिस पे अब भी फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से दोनों लीडर। और हमारे तो इजराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, और ईरान के साथ तो हमारे ऐतिहासिक ताल्लुकात हैं। बल्कि हमने ही उनसे बंद कर दिया ताल्लुकात। वो तो अभी भी 5 मित्र देशों में गिन ही रहे हैं हमें। हमने ही बंद कर लिया। वो तो अब भी तैयार थे कि हम, और वो जब तेल बेचते थे तो रुपये में बेचते थे, वो जब तेल बेचते थे तो इंश्योरेंस वो देते थे, ट्रांसपोर्टेशन वो देते थे। हमने हालांकि उनके अगेंस्ट वोट किया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, यूएस सैंक्शंस चढ़ाने के लिए हमने उनके खिलाफ वोट किया। वो मेरे ख्याल से तो वो बहुत बड़ी गलती थी हमारी, हमें नहीं वोट करना चाहिए था ईरान के खिलाफ। पर ईरान हमसे फिर भी ट्रस्ट करता है। उधर से भी थोड़ा दाएं बाएं बयान तो आ ही जाते थे। अभी तो खामनी साहब नहीं रहे, लेकिन कश्मीर को लेकर या मुसलमानों को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर तो इतनी अनबन तो है ही। लेकिन हाँ, मतलब मोटा माटी जब कह रहे हैं कि अगर आप बेसिकली देखें तो हमारी तीनों ही मुल्कों से अच्छी है। बन सकते थे हम एक मरकज़। हाँ, क्योंकि ये देखकर बहुत सारे, अब आप सब जानते हैं, मैं ही क्या कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिला कि वो जिस तरह नैरेटिव कंट्रोल पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है दुनिया में कि भाई देखो हम जो हैं पीस मेकर हैं, हमारे यहाँ डील हो सकती है, हम वो मुल्क हैं, कतर ही क्यों, सिर्फ हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और पाकिस्तान कोई उपलब्धि उसके सामने से 7 गुना बड़ा देश, और इकोनॉमी में तो शायद 8 गुना बड़ा देश। पर मुझे लगता है कि हमारा कुछ रिस्क अवर्स है हम लोग। अंग्रेजी में ये कहते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं और कुछ कंट्री जो होते हैं वो रिस्क अवर्स, वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क मतलब ये नहीं कि हमारा कोई नुकसान हो जाएगा, पर हमारी रेपुटेशन रिस्क है, रेपुटेशनल रिस्क जिसे कहते हैं ना, कि भाई अगर बात नहीं बनी यहाँ पे तो फिर क्या होगा। अरे नहीं बात बनी तो नहीं बात बनी। ये आप अगर ऐसी नेगेटिव थिंकिंग लेके चलेंगे कि बात नहीं बनी यहाँ पे तो हमारी बेइज्जती आएगी, कैसी बेइज्जती हो जाएगी, क्यों हो जाएगी हमारी? वो दोनों नहीं माने तो इसमें हमारी क्या कमी होगी? तो कुछ इस तरह का भी एटीट्यूड है, जिसे आप कहें बाबू डम, जिसे कहें ना बाबू। नहीं तो मीडिएटर एक्चुअली करता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं, मीडिएटर अगर कोई मुल्क बनता है कई किस्म से हो सकता है मीडिएशन। एक तो होता है सेटिंग द टेबल जिसे कहते हैं, यानी कि कौन आएगा, कौन बैठेगा, कौन प्रेजेंट होगा। दूसरा एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशंस करवाना, ड्राफ्टिंग में मदद करना, जो डॉक्यूमेंट फाइनल डील होती है उसकी डॉक्यूमेंट, कई तरह का मतलब दर्जनों किस्म की मदद हो सकती है। मैं तो आपको ऐसी 2-4 बता रहा हूँ। और लोग ये भी कहने लगे कि अब हिंदुस्तानी जो जैसे लोग कहते हैं सोच है कि भाई वो दोनों तैयार नहीं है तो हम क्या कर लें। अरे भाई वो दोनों तैयार होंगे तभी तो मीडिएशन होगी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो दोनों नहीं तैयार हैं। वो दोनों तैयार थे तभी तो पाकिस्तान गए, नहीं तो पाकिस्तान की क्या औकात है अमेरिका के सामने कि वो मजबूर कर दे अमेरिका को आने के लिए। हम क्यों मजबूर करेंगे किसी को? इस तरह से तो जो समझ में आ रहा था कि जेडी वेंस इस्लामाबाद नहीं जाना चाहते क्योंकि ईरान की काफ़ी हद तक जद में है इस्लामाबाद, क्या पता क्या हो जाए। लेकिन नई दिल्ली में तो वो ख़तरा बहुत ही कम है कि ईरान दिल्ली में हमला कर दे किसी अमेरिकन पर, ये तो ख़तरा बहुत ही कम हो जाता। पर ठीक है, उन्होंने किया तो सोच के किया होगा। मुझे लग रहा है एक फ़ायदा पाकिस्तान को और था, अब मैं जब सोचता हूँ, जब आप कह रहे हैं तो, कि उसके क्योंकि चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो चीन की तरफ से भी थोड़ा सा दबाव डाल पा रहा था ईरान के ऊपर, क्योंकि चीन ने फ़ोन उठाया ना, फिर चीन ने कहा कि जाओ करो, तो हमें भी ज़रूरत है, क्योंकि चीन का भी तो 60% तेल यहाँ से आ रहा है गल्फ से। लेकिन अभी नाराज़गी भी अमेरिका में। मैं कल परसों में भी बयान पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि चीन जिस तरह से धीरे से मदद कर रहा है ईरान की, तो ट्रंप के बहुत सारे सहयोगी ये कह रहे हैं कि ट्रंप को नहीं जाना चाहिए चाइना, हमें बात ही नहीं करनी चाहिए इन लोगों से अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो। और ट्रंप ने भी तो काफ़ी सख्त बात की है, टैरिफ लगा दूंगा। देखिए, ये आपने बहुत पते की बात की, क्योंकि इसमें एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि ईरान की मदद रशिया और चीन खुल के क्यों नहीं कर रहे। अमेरिका तो खुल के यूक्रेन की मदद कर रहा है और कर ही रहा है इतने दिन से, और उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता था काम। तो ये दिखाता है कि अमेरिका की वाकई में वर्चस्व है, ताकत है,
वो घबराते हैं खुल अमेरिका के को। उससे दुश्मनी लेना नहीं वो चाहता कोई। हाँ, कोई खुल के नहीं लेना चाहता अमेरिका से, क्योंकि उनको पता है रशिया को कि ये यूक्रेन में और मदद कर, उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे देंगे, उनको ऐसे डेडली हथियार दे देंगे। चीन को पता है कि उसका आज भी 500 बिलियन का ट्रेड हो रहा है अमेरिका के साथ, 600 बिलियन का, वो खटाई में चला जाएगा, चीन में मंदी आ जाएगी। तो चीन भी ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहता, तो थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, यानी कि कुछ रसूख पहुंचा दी, कुछ इंटेलिजेंस पहुंचा दी, कुछ ये, पर खुल के नहीं कर रहे। और दूसरा, इसमें एक और बड़ी बात है जो लोग सोच नहीं रहे, कि ये बेस्ट मौका है अगर चीन ताइवान पे हमला करना चाहे तो। हाँ, हाँ। पर चीन नहीं कर रहा। हम्म, इसका मतलब क्या है? या तो चीन की ताकत नहीं है, या चीन का इरादा नहीं है। वो चीन, तो ये जो लोग हर वक्त हवा उठाते रहते थे कि चीन यूं ताइवान को हथिया लेगा, यूं हमला कर देगा, यूं, ये एक हवा था, क्योंकि इससे अच्छा कोई मौका नहीं। अमेरिका घिरा हुआ है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, उसकी मिसाइलें भी कम हो चुकी हैं। अगर वो मदद करना भी चाहे तो नहीं कर पाए। और जिस तरह से मिजाज बन रहा है ट्रम्प का और पब्लिक का, वो कोई और नई जंग लड़ना भी नहीं चाहती पब्लिक, ना ट्रम्प लड़ना चाहते हैं इस वक्त, दिख रहा है जिस तरह से। तो ये बेस्ट मौका है। तो चीन ने चाहा नहीं। तो चीन क्यों नहीं हमला कर रहा है इस वक्त ताइवान पे? सवाल या तो उसकी ताकत नहीं है, या उसकी चाहत नहीं है, दोनों में से और क्या कोई। पता सबक ले रहा हूँ, या हो सकता है सबक ले रहा हूँ देखकर। अमेरिका और रूस को देख के, यूक्रेन में, दोनों से सबक ले रहा हूँ, ये भी मुमकिन है। कि मौका अलग बात है, नतीजा एकदम अलग। तो लग नहीं रहा मुझे कि ताइवान इतने खतरे में, जैसे लोग बताते रहते हैं कि ताइवान खतरे में, खतरे में, मुझे नहीं लग रहा कि इतने खतरे में, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता चीन सही के बात पास। है, ये बात कही जा रही थी। तो ये बात तो खैर अब तब होगी जब कुछ और आगे बढ़ेगा, लेकिन हंगरी से हम्म, खबर आई, और काफ़ी बड़ी खबर है। 16 साल से विक्टर ऑर्बन वहाँ पर राजकाज चला रहे थे, और फाइनली कल सुना है वो चुनाव हार गए। और क्या संविधान, क्या न्यायपालिका, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या मीडिया, कोई भी संस्था हो, सब उनके काबू में थी। उसके बावजूद उन्होंने अपनी हार भी मान ली। मुझे तो यही ताज्जुब हो रहा है। मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि एक आदमी जो 16 साल से हुकूमत कर रहा था, जिसने ये टर्म इलिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी नहीं, इलिबरल डेमोक्रेसी को मशहूर किया, जिसने जजेस बदल दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बदल दिए, जिसने हमारे यहाँ जो कहते हैं डी लिमिटेशन की कॉन्स्टिट्यूंसीज की, परिसीमन। और हर वक्त जो है वो पब्लिक के दिल में डर बिठाता रहता था। तो 3 चीज़ें हुई मेरी राय में, जो जिसकी वजह से उनकी हार हुई। एक तो इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, 0% के करीब ग्रोथ थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, इन्फ्लेशन था। दूसरा, पूरा कैंपेन नेगेटिव था, वही हर बार डराने का पब्लिक को, कभी यूक्रेन की जंग से, कभी होमोसेक्सुअल से, कभी एनजीओ और जॉर्ज सोरोस से डराते थे लोगों को। कोई पॉजिटिव इतना मैसेज था नहीं। तीसरा, एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, 16 साल रह चुके थे वो, इतना लंबा अरसा। और एक तरह से देखा जाए तो ये यूथ वोट भी था, यानी कि वोटर टर्नआउट 80% के करीब था, जो पहले 70% के करीब होता, 10% इंक्रीज हो गया, और वो ज़्यादातर वोटर टर्नआउट यूथ का था, जेन जी जिसे कहते हैं। तो एक तरह से समझे, जो नेपाल और मेडागास्कर में हुआ, उसका एक झटका यहाँ पे भी लगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई था और यूथ परेशान भी था, त्रस्त भी था। कई जवान लोगों ने तो कोई और प्राइम मिनिस्टर ही नहीं देखा था, क्योंकि वो 16 साल से थे। और मज़े की बात ये है कि वो एक बार और भी पहले थे, असल में वो 20 साल हुकूमत करके गए। 98 से 2002 भी उनकी सरकार थी, 4 साल, और उस वक्त वो ये नहीं थे राइट विंग पॉपुलिस्ट सेंट्रिस्ट थे वो। पर वो इलेक्शन हार गए 2002 में, और फिर उन्होंने गांव-गांव घूमे वो, और उनको रियलाइज़ हुआ कि यहाँ की जो पब्लिक है वो कंजर्वेटिव है, और वो ज़्यादा उसकी तरफ शिफ्ट होने लगे, पब्लिक के मूड की तरफ। तो जब वो 2010 में जीत के आए, तो उनकी पूरी पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी थी। तो पर ये आपकी बात पते की है कि ऐसा बंदा, और इलेक्शन हारे वो, और काफ़ी बड़े मार्जिन से हारे। ये एक और मज़े की बात है कि इलेक्शन वो छोटा मोटा नहीं हारे, उनके 37% वोट थे, और जीतने वाले के 54%, दूसरी ऑपोजिशन पार्टी की, यानी 17% से हारे वो। मार्जिन बड़ा है। मार्जिन बहुत बड़ा है। और आए टीवी पे और स्टेज पे, और उन्होंने कबूल लिया कि हम हारे हैं और हम जा रहे हैं। ट्रम्प होते तो कभी ना करते। आपको याद होगा 2020 का इलेक्शन। ये यूरोप के बारे में क्या बताता है? क्या जिस तरह की अभी भविष्यवाणियां होने लगी थी कुछ साल पहले तक
कि अब पूरा यूरोप जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है दक्षिणपंथ की तरफ, कंजर्वेटिज्म की तरफ, और अब जो है वहाँ पर धीरे धीरे जो ये उदारवादी नीतियाँ हैं उन पर काबू पाया जाएगा। और उसमें हमने फ्रांस, जर्मनी सबको देखना धीरे धीरे शुरू किया था कि हाँ हो तो रहा है। हंगरी कोई ऐसा मैसेज देता है, या फिर ये इतना छोटा मुल्क है या मैसेज इतना छोटा है कि कोई ऐसा एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा ही कुछ सोच रहे हैं? मुल्क तो छोटा है, पर लीडर था पॉपुलिज्म में, कंजर्वेटिज्म में। हंगरी ने जो चीज़ें इजाद की, नई नई चीज़ें बनाई, वही चीज़ें फिर अमेरिका में और बाकी दुनिया में फॉलो हुई। जैसे ये जो आप सुनते हैं जॉर्ज सोरोस का हवा, ये हंगरी से ही शुरू हुआ, क्योंकि उनकी एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे बुडापेस्ट में, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी लिबरल थी और रिफॉर्मिस्ट थी, और वो फंड करती थी बहुत सारी लिबरल कॉजेज़ को। एनजीओ भी चलाते थे वो वहाँ पे, ओपन सोसाइटी। तो कई इलेक्शन में तो उन्होंने इस तरह से जीत लिया कि विक्टर ओरबान और इंटरनेशनल एनजीओस को अपना दुश्मन बना के, कुछ इलेक्शंस में उन्होंने माइग्रेंट्स, फॉरेन माइग्रेंट्स का, बाहर वालों का डर बिठाया कि ये माइग्रेंट्स आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ों में वो वैसे ही मुद्दे उठाते थे। वो मुद्दे ऐसा उठाते थे कि फिर बाकी लोग उनको कॉपी करते थे। अच्छा। उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया स्टीव बैनन ने अमेरिका में कि ही वाज ट्रम्प बिफोर ट्रम्प। तो एक तरह से उन्होंने बोल्सोनारो, ट्रम्प के वो ग्रैंडफादर हैं। तो लैब है बेसिकली हंगरी, प्रयोगों की लैब है, बिल्कुल सही। तो वहाँ पे कम होना, हारना आपको यूरोप के दिशा के बारे में। ट्रम्प के तो दोस्त होंगे बहुत कोशिश की ट्रम्प ने उनकी मदद करने की, जेडी वैंस को भेजा, खुद नहीं गए क्योंकि उनको पता था कि वो हारने वाले हैं, नहीं तो खुद जाते, पर उन्होंने जेडी वैंस को भेज दिया। तो सलाह दी उन्होंने कि यार चुनाव जीतने के बाद ये बात कह देना कि मैं नहीं मानता नतीजे। जैसे बोल्सोनारो भी नहीं मान रहा था। पर दूसरी बात यह है कि अब रूस की डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात, यूक्रेन में इजाफा होगा, क्योंकि ओरबान जो थे वो पुतिन के आदमी थे, एक तरह से बहुत क्लोज अलायंस था, इसीलिए उनको थोड़ा सस्ता गैस और ऑयल भी मिलता था वहाँ से, और वो ब्लॉक करते थे कोई भी यूक्रेन के लिए मदद और कोई भी रशिया के अगेंस्ट सैंक्शन, वो ब्लॉक करते थे। तो अब वो तो रशिया के लिए थोड़ी सी बुरी खबर भी है। तो यूरोपियन यूनियन के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो हर चीज़ यूरोपियन यूनियन में ब्लॉक करते, तो यूरोपियन यूनियन अब ज़्यादा अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाएगा। तो इसके बहुत सारे नतीजे होंगे मेरी राय में। बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक और भी नतीजा है कि जो आदमी जीता है, पीटर मगियर, वो इन्हीं की पार्टी का आदमी था। 2024 में रिजाइन कर गया, कुछ बच्चों के साथ कुछ सेक्स स्कैंडल हुआ था और उस आदमी को माफ़ कर दिया गया था जो कन्विक्टेड था जी, उससे नाराज़ हो गए फिर ये। तो ये पीटर मगियर वहाँ से निकल गए उस वक्त, और इन्होंने ना बड़ा इंटरेस्टिंग कैंपेन चलाया, क्योंकि 100% के करीब मीडिया जो था वो ओरबान के मुट्ठी में था। न्यूज़पेपर 100% के करीब, टीवी और एफएम रेडियो, सिर्फ थोड़ा सा ऑनलाइन मीडिया बचा हुआ था, और कुछ ये जो सड़क पे बिलबोर्ड्स होते हैं वो भी 70-80% इनके हाथ में ही थे। तो उन्होंने वो गांव से गांव गए, ये जो पीटर मगियर थे, जो अभी ऑपोजिशन के लीडर बन के आए, जीत के आए, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, क्योंकि उनका मीडिया तो है नहीं अपने हाथ में, और पैसा भी नहीं था, क्योंकि पैसा भी उन्होंने इकोनॉमी को पूरा करप्ट बना दिया था। सिर्फ कुछ ओलिगार्स जो थे वो सारी इकोनॉमी कंट्रोल करते थे, जो ओरबान के पिट्ठू थे। तो पैसा भी नहीं था पीटर मगियर के पास, तो वो नई नई तरकीबें निकालते थे अपना मैसेज पहुंचाने की लोगों तक। तीसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि पीटर मगियर जो है वो कोई लिबरल नहीं है। अच्छा। वो कोई लेफ्ट नहीं है। अच्छा। वो सेंटर राइट है। अच्छा। तो वो आइडियोलॉजिकली कोई रेवोल्यूशन नहीं लाने वाले, बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है। तो पब्लिक, उन्होंने ये भाप लिया कि पब्लिक का मीडियन वोटर कहाँ पे है। वैसे ही है जैसे ओरबान अपने पहले कार्यकाल में रहे होंगे। पहले कार्यकाल में, एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये भाप लिया कि पब्लिक का मीडियन वोटर कहाँ पे। एक पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी है कि आप मीडियन वोटर को ट्रैक कीजिए, क्या बीच का जो आदमी है आप उस पर एम कीजिए अपना मैसेज, ताकि आपको सबसे बड़ा स्लाइस मिल सके वोटिंग पब्लिक का। तो उन्होंने बड़ी अच्छे से स्लाइस किया, और उन्होंने देखा कि ओरबान रूरल एरियाज में, कंजर्वेटिव एरियाज में ज़्यादा पॉपुलर हैं, और शहर जो है वो लिबरल हैं। तो उन्होंने शहर में कैंपेनिंग ही नहीं की,
वो जाते ही विलेज में थे, यानी कि उनको वहां पता था से कि वोट तोड़ रहे। उन्होंने ओरबान का वोट तोड़ा। उनको पता था कि ये तो मेरे लिए करेंगे शहर तो वोट, मेरा ही है। मेरा ही है। वहां पे टाइम ही नहीं वेस्ट करते थे, वो सीधा रूरल। तो बड़ा एक इंटेलिजेंट कैंपेन चलाया, और कोई ऐसा नहीं। और फिर सारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज और आइडेंटिटी के इश्यूज अवॉइड किए। बात सिर्फ हुई करप्शन पे, जो बहुत ज्यादा था ओरबान के अंडर, और इकोनॉमी पे, कि अनएम्प्लॉयमेंट पे। उन्होंने पूरा जो एक तरह से समझिए कि जो इसे केजरीवाल की जो स्ट्रेटजी थी ना, वो स्ट्रेटजी अपनाई इन्होंने और जीते। तो इस हफ्ते की ये दो बड़ी खबरें थी, तो हमने सोचा आपको बुलाया जाए, इन पर बात की जाए। काफ़ी सारे एपिसोड्स बीच में निकल गए, और जब अब अंत की तरफ है ईरान की जंग, होपफुली, तो आपका होना तो लाजमी था। जब उरूज पर थी तब आप आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ पता नहीं सर। हाँ, अभी कुछ पता नहीं। एक नाकेबंदी के बाद दूसरी लग गई है, पर आप कह रहे हैं 2-3 जहाज तो निकल ही चुके, पता नहीं कैसी नाकेबंदी है। अगले हफ्ते तक आते आते जब इस एपिसोड को आना होगा, इस बीच क्या क्या घटेगा पता नहीं, पर जो भी घटेगा करेंगे बड़ा तो वर्ल्ड अफेयर्स में बात। बाकी प्रॉफ के सर का यूट्यूब चैनल है, चक्कर माराइए वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर आने के लिए। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी धैर्य से सुनने के लिए। और नज़र रखिए, पता नहीं अब तो कोई टर्न तो होगा ही, या तो ये जंग खत्म होगी, बड़ी बात है, और अगर खत्म नहीं हुई तो शायद और बढ़ेगी। इससे इनकार है आपको? मुझे लग रहा है ट्रम्प अब थक गए। अब अगर बढ़ेगी तो मुझे आश्चर्य होगा। उम्मीद है ट्रम्प थक गए हो। आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा? कमेंट बॉक्स खुला है, बताइएगा ज़रूर।